नमस्कार। आज पुनः भूगोल की क्लास में आपका स्वागत। आज हम भूगोल के मानव भूगोल में मानव की प्रजाति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मानव प्रजाति, मानव प्रजाति का एक सीधा सा तात्पर्य यह होता है कि मानव के उन वर्गों से जिसमें वंशानुक्रम द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। प्रत्येक प्रजाति का मानव अपनी शारीरिक रचना में ऐसी समानताएं मानव अपनी रचना में ऐसी समानताएं रखता है जिसके आधार पर एक दूसरे से अलग रूप में पहचाना जा सके। शारीरिक बनावट के आधार पर हम प्रजाति को बांटते हैं अपन, कि ऐसा नहीं है कि कई लोग ये समझ जाते हैं कि प्रजाति का सीधा तात्पर्य ये होता है कि जनजाति को हम प्रजाति कह दें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जनजाति अलग होती है, प्रजाति अलग होती है और जाति अलग चीज़ होती है। तीनों ही चीज़ें अलग आते हैं। प्रजाति अलग है, जनजाति अलग है और जाति अलग चीज़ है। प्रजाति का तात्पर्य मैंने बताया आपको, शरीर की बनावट के आधार पर इसे विभाजित करते हैं, जिसमें त्वचा के आधार पर कह सकते हैं, रंग के आधार पर कह सकते हैं, आँखों की बनावट के आधार पर कह सकते हैं, नाक की बनावट के आधार पर, वो होगा उपप्रजाति। और जनजाति का तात्पर्य यह है ऐसा मानव समूह जिनका विकास अल्प मात्रा में हुआ हो, सभ्यता ज़्यादा विकसित नहीं हुई हो। और जाति विशेष में कोई भी चीज़ आ सकती है। SC, ST, OBC, भील, मीणा, ग्रासिया, ब्राह्मण, राजपूत, ये सब इसमें आ जाएगी, आपकी जाति विशेष में आ जाएगी। अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं मानव की प्रजाति। मानव की प्रजाति के बारे में अपने परिभाषिक रूप से कहा कि उस मानव वर्ग समूह से माना जाता है जिसमें वंशानुक्रम पीढ़ी दर पीढ़ी वह क्या होती है, आगे से आगे स्थानांतरित या हस्तांतरित होती रहती है। और मानव प्रजाति की अपन एक शब्द में बात करें तो मानव प्रजाति का तात्पर्य कह सकते हैं कि यह एक वास्तव में क्या है, जैविक संकल्पना। क्या है यह प्रजाति? वास्तव में एक जैविक संकल्पना है, न कि यह एक सामाजिक है, न कि यह क्या है, इसका समाज से कोई तात्पर्य नहीं है। यह इसके समाज से किसी प्रकार का कोई तात्पर्य नहीं है। यह तो क्या है, एक प्रकार की जैविक संकल्पना है। प्रजाति की बात करें, सामाजिक संकल्पना नहीं है। इसके परिभाषा की अगर बात की जाए तो एक प्रसिद्ध विद्वान थे टेलर महोदय ने प्रजाति की परिभाषा में ये कहा कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। किसको प्रकट करती है? मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट
करती हैं, न कि सभ्यता को। सभ्यता तो उसका कोई मतलब नहीं है, किसको प्रकट करती है वो? नस्ल को वह प्रकट कर रही है। कौन कर रही है? मानव प्रजाति। अगली बात करते हैं, जो आज का जो टॉपिक अपन पढ़ना चाह रहे हैं, जो मानव प्रजाति जो है, मैंने अभी बताया कि शारीरिक रूप से इसे विभाजित किया जा सकता है। इस प्रजाति को या मानव प्रजाति को ग्रिफिथ टेलर नाम का एक विद्वान था। ग्रिफिथ टेलर ने मानव की प्रजाति को किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया, उसके बारे में आज हम अध्ययन करने। मानव प्रजाति के बारे में ग्रिफिथ टेलर के अनुसार या कह सकते हैं जी टेलर ने, ग्रिफिथ टेलर ने या टेलर के अनुसार मानव प्रजाति के वर्गीकरण का आधार कि ग्रिफिथ टेलर ने मानव की प्रजाति को कितने भागों में विभाजित किया, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इसकी बात करते हैं तो ग्रिफिथ टेलर ने मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया मानव की प्रजाति को। पहला शारीरिक बनावट के अनुसार, शारीरिक बनावट के अनुसार। दूसरा जनानिक एक सूत्रता के अनुसार। पहला हो गया शारीरिक बनावट के आधार पर प्रजाति का वर्गीकरण। दूसरा जनानिक एक सूत्रता के आधार पर मानव प्रजाति का वर्गीकरण। शारीरिक बनावट की या शारीरिक बनावट के आधार पर मानव प्रजाति को पुनः 2 भागों में से विभाजित किया। पहला बांट लिया बाहरी शारीरिक या बाहरी लक्षण के आधार पर, या दूसरा होता है आंतरिक लक्षण के आधार पर या संरचनात्मक लक्षण के आधार पर। बाहरी लक्षण के आधार में हम होठ के आधार पर कि किसी प्रजाति के मानव के कुछ होठ बड़े होते हैं, कुछ प्रजातियों के होठ चपटे होते हैं, तो उसके आधार पर भी हम वर्गीकरण करते हैं। दूसरा कद के आधार पर जो अपनी हाइट होती है उसके अनुसार भी वर्गीकरण किया गया। उसके बाद त्वचा के रंग के आधार पर भी मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया गया। उसके बाद आँखों की बनावट के आधार पर, आँखों की बनावट के आधार पर भी इसे विभाजित किया गया। और एक और आता है मुख की आकृति के आधार पर, जो मुख जो है अपना उसकी बनावट कैसी है उसके आकार के आधार पर भी प्रजाति को वर्गीकृत किया गया। ये थे आपके बाहरी लक्षण के आधार पर। दूसरी बात करते हैं अगर आंतरिक में 2 भागों में बांटते हैं। एक तो कह दिया नासा सूचकांक के आधार पर, जो नासा का मतलब हो गया नाक की बनावट किस प्रकार की है, लंबी है, चौड़ी है, चपटी कैसी है, उसके आधार पर। अब दूसरा होता है आपका शिरस्य के आधार पर,
या कह सकते हैं हेड इंडेक्स के आधार पर, या कह सकते हैं एक और कपाल सूचकांक। कपाल सूचकांक के अनुसार मानव प्रजाति का वर्गीकरण। यह था आपका शारीरिक बनावट का आधार पर दो भागों में बांटा, आंतरिक और दूसरा होता है जनानिक। जनानिक एक्स तथा में ये चीज जानने की, इसमें सिर्फ एक चीज को हम शामिल करते हैं मुख्य रूप से, रक्त समूह को, कि रक्त समूह के हिसाब से या रक्त समूह के आधार पर मानव प्रजाति को भी विभाजित किया जाता है। रक्त समूह की बात करते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के मानव में रक्त समूह पाए जाते हैं। एक आता है ए ग्रुप या ए ब्लड ग्रुप का मानव, दूसरा बी ग्रुप के, तीसरा ए बी और चौथा ओ ग्रुप। मुख्य रूप से मानव में 4 प्रकार के ही ब्लड ग्रुप या रक्त समूह पाए जाते हैं, ए ग्रुप, बी, ए बी और ओ ग्रुप। जो विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार की प्रजातियों में यह रक्त समूह बराबर पाए जाते नहीं हैं। किसी प्रजाति में ए ग्रुप ज़्यादा पाया जाता है, तो किसी में बी या किसी में ए बी पाया जाता है, या किसी किसी प्रजाति के मानव में ओ ग्रुप की भी अधिकता होती है। अब हम इस टेबल को थोड़ा सा विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं कि शारीरिक बनावट के आधार पर, जो बाहरी जो होठ के आधार पर है, कद के आधार पर है, या त्वचा के रंग के आधार पर है, ये किन किन प्रजातियों के बारे में अपन बात करते हैं। पहला बात करते हैं, सबसे पहला कि बाहरी लक्षण के आधार पर, यानी कि बाहरी लक्षण के आधार पर जो बिंदु लिए हैं उनको थोड़ा सा विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं। बाहरी लक्षण में हमने सबसे पहला पढ़ा होठ के आधार पर। बाहरी लक्षण में सबसे पहले क्या कहा, होठ के आधार पर। ये मानव के या मानव प्रजाति में जो लोग हैं, निवास कर रहे हैं, उन लोगों में किसी के होठ बहुत फूले हुए होते हैं, किसी के थोड़ा चपटे से होते हैं। तो होठ के आधार पर भी मानव प्रजाति को विभाजित किया जाता है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं अपन, जो निग्रोइड लोग की प्रजाति हैं, जो निग्रोइड प्रजाति के जो लोग हैं, या कह सकते हैं पश्चिमी अफ्रीका के पास में जो जो प्रजाति निवास करती हैं, उन लोगों के जो होठ हैं या उस मानव प्रजाति के जो होठ है वो क्या होते हैं, मोटे होते हैं। होठ क्या होते हैं, मोटे होते हैं। कौन से? निग्रोइड प्रजाति के लोग, निग्रोइड प्रजाति के जो पश्चिमी अफ्रीका के पास में जो प्रजाति पाई जाती हैं, उनके होठ क्या होते हैं, मोटे होते हैं। दूसरा, होठ के आकार के आधार के बाद में दूसरा आता है आंखों का रंग या उसकी बनावट। दूसरा, आंखों का रंग व उसकी बनावट के आधार पर। आंखों का रंग, सोचो सर आंख तो क्या फर्क होती है। आपने देखा होगा किसी की आंखें बिल्कुल काली होती है, किसी की आंखें भूरी सी होती है, किसी आंखें देखिए आपने नीली आंखें होती है। तो उसकी बनावट के आधार पर भी हम प्रजाति का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, जो काले पुतले की जो आंखें हैं, जो काले जिसमें जो अपने ये आंखों के जो अंदर वाले जो पुतले दिख रही हैं, उनके रंग की बात कर रहा हूँ। काले पुतले की जो आंखें हैं उसके आधार पर जो प्रजाति होगी वो कौन सी होगी, निग्रोइड प्रजाति के लोग। निग्रोइड प्रजाति के लोगों की जो आंखों का रंग होता है वो क्या होता है, काला रंग होता है। दूसरी बात करते हैं अपन सफेद, सफेद नहीं कह सकते अपन, नीली। नीली पुतली जो होगी, नीले रंग का जो होगा वो होगा मुख्य रूप से जो काकेशियन, काकेसाइड प्रजाति के जो लोग हैं, काकेशियन
या काकेसाइड प्रजाति के लोग हैं उनकी आंखों का रंग कैसा होता है, नीला होता है। काकेसाइड प्रजाति के जो लोग हैं मुख्य रूप से यह यूरोपियन कंट्रीज में होते हैं। कहाँ होते हैं, यूरोपियन, जो गोरे लोग होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। और तीसरा बताए आप कह सकते हैं नीली भी कह सकते हैं, भूरी भी कह सकते हैं। भूरी कह दो, नीली कह दो, या कह दो आंखें जो होती है बिल्कुल अध खुली होती हैं। आंखें जो क्या होती हैं, बिल्कुल अध खुली, अध खुली आंखें हैं। ये मुख्य रूप से मंगोल प्रजाति के जो लोग हैं, मंगोल प्रजाति के जो लोग हैं उनकी जो आंखें क्या होती है बिल्कुल, जैसे अपन देखा होगा चीन के लोग, जापान के लोग, उनकी देखिए आंखें बिल्कुल अध खुली सी रहती है, बिल्कुल हंसते तो आंखें उससे क्या होती है, बिल्कुल दब जाती है, उसको बिल्कुल बंद हो जाती है। तो ये हो गया आपका आंखों की रंग या उसकी बनावट के आधार पर 3 प्रकार बता दिए। अगली बात करते हैं तीसरे की बात कर रहे जाते हैं मुख की आकृति के आधार पर। मुख की आकृति के आधार पर प्रजाति का वर्गीकरण। कि मुख की बनावट के आधार पर की बात करते हैं तो किसी प्रजाति का जो जबड़ा है उभरा होता है, किसी का बिल्कुल मध्यम रूप से होता है और किसी का बिल्कुल जबड़ा कम उभरा होता है। तो कह सकते हैं उभरा जबड़ा, या दूसरा मध्यम जबड़ा, या कम उभरा जबड़ा। ये बात कर रहे हैं, जो इस जबड़े की बात कर रहे हैं, जो सबसे पहले उभरा जबड़ा के जो लोग हैं वो प्रजाति होगी आपकी निग्रो प्रजाति के लोग। निग्रोइड प्रजाति के जो लोग हैं उनका जो जबड़ा क्या होता है, उभरा होता है। और मध्यम की बात करते जाता है मंगोलाइड प्रजाति के लोग। और कम उभरा जो होगा वो क्या होगा, काकेसाइड प्रजाति के लोगों का जो जबड़ा क्या होता है, कम उभरा हुआ होता है। ये थे मुख्य आकृति। अगली बात करते हैं चौथा, शरीर के कद के अनुसार। शरीर का जो कद है, शरीर के कद या हाइट के अनुसार भी प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। ये मुख्य आधार मानते हैं इसमें कि हाइट की बात करते हैं, इसमें आता है कहते हैं नाटा कद मतलब बिल्कुल छोटा कद, जिसमें कह सकते हैं लगभग 160 सेंटीमीटर से कम जिनकी हाइट होती है उसे अपन नाटा के रूप में कहते हैं। इसमें मुख्य प्रजाति होती है पिग्मी जनजाति। कौन जनजाति होती है, पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति अपने अफ्रीका महाद्वीप में है, मध्य अफ्रीका के आसपास में पिग्मी जनजाति होती है। नाटा के बाद में या नाटे कद में या उसके बाद बात करते हैं अपन तो मजला कद। कौन सा आएगा, मजला कद या मध्यम मजले कद की बात करते हैं तो कितना सेंटीमीटर आदमी ऊंचा होता है, रख सकते हैं 160 से लेकर के 165 सेंटीमीटर। 160 से लेकर के 165 सेंटीमीटर जिन लोगों की लंबाई होती है उसे मजले कद या मीडियम हाइट के रूप में इसे पहचान सकते हैं। इसमें जो किर्गिज जनजाति है, किर्गिज प्रजाति के जो लोग हैं, किर्गिज जनजाति कह सकते हैं, जो मलेशिया या पूर्वी सुमात्रा के पास में जो जनजातियाँ जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं वो इसमें मजले में आ जाएगी। और तीसरा जो होता है आपका लंबा कद के प्रजाति के लोग, इसकी बात करते हैं लगभग आता है 165 से 170 सेंटीमीटर जिनकी लंबाई है वो आते हैं आपके लंबे कद के अंतर्गत। इसमें बात करते हैं जो हॉटेंटाट प्रजाति से जनजाति है। एक होती है पापुआन जनजाति के लोग जो हैं इनके लंबे कद में से पहचाना जाता है। और लास्ट जो आता है आपका वो आता है बहुत ज़्यादा लंबे
बहुत लंबा कद। इसमें लंबाई की बात करते हैं तो 170 सेंटीमीटर से अधिक प्रजाति के लोग या उसकी जो लंबाई होती है 170 सेंटीमीटर से अधिक मानी जाती है, जिनमें मुख्य निग्रोइड जो लोग हैं, निग्रोइड प्रजाति के जो लोग हैं या कह सकते हैं अफगान जो लोग हैं, उनकी जो लंबाई है सबसे ज़्यादा 170 से अधिक मानी जाती है। ये था आपका शरीर के कद के आधार पर। अगली बात करते हैं अपन तो त्वचा के आधार पर। त्वचा के रंग के आधार पर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। त्वचा के रंग के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। एक कहते हैं काला रंग, श्याम से बोलते हैं। एक होता है पीला रंग, और एक होता है श्वेत रंग। इनकी हम बात करते हैं। जो काला रंग जो है किन प्रजाति के लोगों में होता है, वो होता है निग्रोइड, और पीला जो है मंगोलाइड प्रजाति के लोग, और श्वेत रंग जो है आपके वो हो गए काकेसाइड लोग। काकेसाइड प्रजाति के जो लोग हैं उनका जो कलर है कितना होता है, श्वेत होता है या व्हाइट कलर का होता है। अब जो कह रहे हैं जो काला रंग के लोग हैं या पीले रंग के लोग हैं या श्वेत रंग के लोग हैं, वो क्यों हैं, देखेंगे थोड़ा सा। इसमें जो काले रंग की बात कर रहे हैं अपन, तो काला रंग अधिक क्यों है? एक तो होता है जलवायु प्रभाव, अत्यधिक धूप में रहेंगे तो काला रंग हो जाएगा। लेकिन वह क्यों होता है उसका भी कारण है, जिसमें हीमोग्लोबिन की अधिकता होती है। जिसमें हीमोग्लोबिन के जो अधिकता होती है उन्हें हम कह सकते हैं, इसका रंग क्या हो जाएगा आपका श्वेत रंग। हीमोग्लोबिन की जो अधिकता होती है उसमें क्या होगा, श्वेत रंग या कागज प्रजाति होंगे आपके। और काले रंग की बात कर रहे हैं अपन, तो काले रंग में क्या होगा, मेलेनिया तत्व जो होता है, मेलेनिया इसकी अधिकता होने के कारण जो त्वचा का रंग क्या होता है, काला होता है। और पीला रंग के लिए क्या होता है, इसमें कैरोलिन जो तत्व होता है उसकी अधिकता होने से वह लोग या उस प्रजाति के लोगों का कलर क्या होता है, पीला होता है। सामान्य रूप में जाने काला रंग होता है निग्रोइड होता है, पीले का होगा मंगोलाइड, और जो श्वेत रंग के जो प्रजाति लोग होते हैं वो कौन से होते हैं, काकेसाइड प्रजाति के लोग होते हैं। उसके बाद में एक और होता है बालों की बनावट के आधार पर। बालों की बनावट के आधार पर प्रजाति का विवरण। अब सोच रहे हो बालों की बनावट के आधार पर कैसे होगा। बालों की बनावट में देखते हैं अपन, आपने कई बार मूवी वगैरह में या टेलीविजन में देखा होगा, किसी प्रजाति या किसी मानव समूह के बाल बिल्कुल बारीक होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, किसी के घुंघराले होते हैं, किसी के बिल्कुल सिल्क जैसे बाल होते हैं। तो बालों की बनावट के आधार पर भी प्रजाति को वर्गीकरण किया सकता है। जिसके लहरदार बाल हो, बिल्कुल जैसे लहर पड़ी हुई हो, या कह सकते हैं बिल्कुल इसके सिल्की बाल हो, या गूथे हुए बाल हो, बिल्कुल बारीक बाल हो, उनके आधार पर भी प्रजाति के मानव समूह का वर्गीकरण किया जा सकता है। ये थे आपके क्या थे आपके, ये थे सारे की बाहरी बनावट के आधार पर प्रजाति का वर्गीकरण। अब बात करते हैं दूसरी, शरीर की जो या शारीरिक बनावट का दूसरा पार्ट बताया था मैंने, आंतरिक संरचना के आधार पर भी वर्गीकरण बताया मैंने आपको। इसमें मैंने 2 प्रकार बताया। एक बताया नासा सूचकांक के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। कैसे, नासा सूचकांक या नाक की आकृति, नासा सूचकांक या नाक की आकृति के आधार पर भी प्रजाति को वर्गीकृत किया जाता है। उसके लिए हमको ये चीज मालूम होना चाहिए कि जो नासा सूचकांक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। उसकी सबसे एक सूत्र है उसका,
नाक की चौड़ाई बटा नाक की लंबाई इनटू 100। ये सूत्र के माध्यम से जो सूचकांक आएगा उसे क्या कहेंगे, नासा सूचकांक कहेंगे। यह नाक की आकृति से निकाली जा सकती है कि नाक की चौड़ाई कैसी है, नाक की लंबाई कैसी है, दोनों को भाग करके इनटू 100 करेंगे तो सूचकांक आ जाएगा। इसमें सूचकांक की बात करते हैं तो 80 से अधिक सूचकांक, और दूसरी बात करते हैं 80 के बाद आता है 75 से 80, और तीसरा आता है 75 से कम। ये नासा सूचकांक की बात कर रहे हैं कि जो 80 से अधिक जिसका नासा सूचकांक होगा वो किस प्रजाति के लोग होते हैं, वो होंगे आपके निग्रो प्रजाति के लोग। कौन से होंगे, निग्रो प्रजाति के लोगों का जो नासा सूचकांक है, नाक की आकृति है, वो कैसे होगी, 80 से अधिक होगी। दूसरी बात करते हैं 75 से 80 जो नासा सूचकांक है वो मुख्य रूप से होगा मंगोलाइड प्रजाति के लोग। मंगोलाइड प्रजाति के लोगों का जो नासा सूचकांक कितना होता है, 75 से 80 होता है। अब तीसरा कौन सा बचा, 75 से कम वाला, वो होता है आपका काकेशियन प्रजाति के लोग। काकेशियन प्रजाति के लोगों का जो नासा सूचकांक है या नाक की आकृति कैसे होती है, अभी 75 से कम होती है। ये था नासा सूचकांक। दूसरा और आता है कपाल सूचकांक। दूसरे सूचकांक की बात करते हैं तो कपाल सूचकांक, या अंग्रेजी में कहेंगे सेफलिक इंडेक्स, या एक और कहते हैं शिरस्त्र सूचकांक के रूप में भी इसे संबोधित करते हैं। इस सूचकांक को निकालना सूत्र, सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई इनटू 100। तो इससे क्या हो जाएगा, कपाल सूचकांक निकल जाएगा। सिर की चौड़ाई में सिर की लंबाई का भाग देना, ये सिर जो है कि चौड़ाई और लंबाई दोनों भाग देके इनटू 100 करने से फिर क्या हो जाएगा, कपाल सूचकांक से ज्ञात हो जाएगा। कपाल सूचकांक की बात करते हैं तो इसमें भी किसी प्रजाति का कपाल सूचकांक अधिक है, किसी प्रजाति का कम है। यह बात करते हैं कि जो अत्यधिक बड़ा है कपाल सूचकांक, या मध्यम है या छोटा है कपाल सूचकांक, उसको भी अपन अन्य नामों से इसे संबोधित करते हैं। जैसे कह सकते हैं जो लंबे सिर वाले जो होते हैं, लंबे सिर वाले या लंबे जो सिर सूचकांक होगा उसे बोलेंगे डोलिचोसेफलिक। क्या बोलेंगे, डोलिचोसेफलिक। डोलिचोसेफलिक इसको क्या है, लंबे सिर वाले जो होते हैं। और दूसरा होता है आपका मेसोसेफलिक, मध्यम सिर वाले लोग। मध्यम सिर वाले जो लोग उसको बोलते हैं मेसोसेफलिक के रूप में जानते हैं। और तीसरा होता है ब्राचीसेफलिक। इसमें होते हैं छोटे सिर वाले प्रजाति के लोग। ये थे आपका कपाल सूचकांक। निकाल सूत्र बता दिया, सिर की लंबाई बटावा सिर की चौड़ाई बटावा सिर की लंबाई इंटू 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका लंबे सिर वाले लोग आ जाएंगे, मध्यम सिर वाले लोग आ जाएंगे, या छोटे सिर वाले लोग इसमें आ जाएंगे। ये था ग्रिफिथ टेलर के अनुसार शरीर की बनावट को 2 भागों में अपन ने विभाजित किया था। एक बात की थी बाहरी शारीरिक लक्षण के आधार पर बात की, और एक बताया अपन ने आंतरिक शारीरिक लक्षण के रूप में से चर्चा की। और दूसरा जो बताया मैंने जननिक एक सूत्रता के आधार पर भी इसे वर्गीकृत किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से हमने ये बात की, इसके ब्लड ग्रुप को अपन थोड़ा डिसाइड करेंगे कि ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप,
बी ब्लड ग्रुप, सी ब्लड ग्रुप या डी ब्लड ग्रुप तो होता नहीं है, सी बी नहीं होता है, ए बी और ओ, ये चारों ब्लड ग्रुप के लोग अन्य अन्य प्रजातियों में किन कहाँ पर ज़्यादा पाते हैं। इसकी बात करते हैं एक सारणी के द्वारा हम समझेंगे कि इस सारणी में देखते हो तो जो अमेरिकी जो प्रजाति के लोग हैं, जो रेड इंडियन से जो लोग हैं उनकी बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अमेरिकी प्रजाति में रेड इंडियंस में जो लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो बात करते हैं वो ओ ब्लड ग्रुप के लोग ज़्यादा निवास करते हैं। और जो ए बी ग्रुप के लोग उस बिल्कुल नहीं के बराबर होते हैं इसमें, और ए ग्रुप के लोग और बी ग्रुप लगभग दोनों बराबर होते हैं। दूसरी बात करते हैं हम लोग कि यूरोपियन जो है, यूरोपियन के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्षेत्रों की अपन बात करेंगे तो इसमें यूरोपियन की बात कर रहे हैं, इसमें जो जैसे आंध्र प्रदेश है, स्वीडिश प्रदेश है, ग्रीस प्रदेश है या जो रूसी प्रदेश है, इनकी बात कर रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से बात करते हैं तो ज़्यादातर या तो एक ब्लड ग्रुप के लोगों का निवास ज़्यादा है या ओ ब्लड ग्रुप के लोग ज़्यादा निवास कर रहे हैं या प्रजाति के लोग उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगली बात करते हैं तो यह आता है अफ्रीकी। अफ्रीकी में मुख्य रूप से पिग्मी प्रजाति को लिया, पिग्मी जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा की बात कर रहे हैं, या सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं कि कुछ तो आपके ए ग्रुप के होंगे, कुछ बी ग्रुप के होंगे, और ए बी दोनों के ग्रुप के लोग बहुत कम मात्रा में हैं। और सबसे ज़्यादा बात करते हैं इसमें तो लगभग कह सकते हैं ओ ग्रुप के लोग ज़्यादा होते हैं, लेकिन ए बी और ओ लगभग तीनों ही बराबर होते हैं और ए बी ग्रुप के कम लोग निवास करते हैं। और चौथा आता है आपके एशियाई समूह के लोग जो हैं, एशियाई प्रजाति में जो आएंगे, आपके एशियाई प्रदेश में जो जनजाति निवास करती है या प्रजाति निवास करती हैं उनके ब्लड ग्रुप की अपन बात करते हैं तो ये आएगा कि इसमें भी ए ग्रुप के लोग ज़्यादा और ओ ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं। और इसमें भी जो चीनी जो लोग हैं, चीनी और जापान लोग हैं, उनमें बी ग्रुप ब्लड ग्रुप भी ज़्यादा भी पाया जाता है। और थोड़ा सा इनकी तीनों की ए बी और ओ की अपेक्षा जो ए बी ग्रुप है वह कम मात्रा में पाया जाता है। ये एशिया ग्रुप था। यह था आज का टॉपिक। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजाति को वर्गीकरण करने के क्या क्या आधार थे उनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। इस टॉपिक संबंधी आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और फिर भी मान लो समस्या आती है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर में बात कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9783216105, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।